नमस्कार गाइस, बोला करो ना तुम। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.1 कर चुके हैं और अब कर रहे हैं हम प्रश्नावली 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्म समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये पहला क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, ये आपका पहला समीकरण है, और x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि आपके दो चर पदों में से, यानी कि या तो x या y में से किसी एक को एक समीकरण से दूसरे में स्थापित करना है। अगर आप पहले से लेते हो तो दूसरे में स्थापित करो, और अगर आप दूसरे से लेते हो तो पहले में स्थापित करो। तो हम इनमें से किसी एक चर पद का मान स्थापित करने वाले हैं। तो कौन से करेंगे, पहले से या दूसरे से, बताइए। लीजिए समीकरण 1 से पक्षांतरण कर देंगे हम। x बरोबर प्लस संख्या क्या हो जाएगी, माइनस, तो 14, और ये y हो जाएगा आपका माइनस का। ये हमें तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। कौन सा? तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। हमने कौन से प्राप्त किया? एक से। तो रखेंगे कौन से में? दो में। वेरी गुड, यानी कि हम दूसरे में रखेंगे। तो आइए रख देते हैं, लिख देते हैं हम यहां x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो लीजिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। यह है हमारा समीकरण 2, x माइनस वाई बरोबर 4। तो हम x को तो हटा देंगे और x के स्थान पर लिख देंगे हम क्या, ये पूरा मान, यानी कि 14 माइनस वाई। इसको हम इसमें स्थापित कर देंगे। तो लीजिए कर दिया हमने स्थापित। 14 माइनस वाई एक्स के स्थान पर आ गया, और माइनस वाई ऐसे कैसे ही है, और बरोबर 4। प्रतिस्थापित करने के बाद हमारे पास y और y कितने हो गए, माइनस के 2y बरोबर पक्षांतरण कर देंगे। प्लस संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 4 में से कितने जाएंगे, 14। तो बाकी निकाल दीजिए फटाफट। तो कितने बचेंगे, माइनस के 10, यानी 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। और ये गुणा की संख्या किस में चल जाएगी, अब भाग में चली जाएगी। तो 10 में किसका भाग लग जाएगा, बताइए। माइनस 2 का भाग लगेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 का भाग जाएगा 10 में 5 भाग। तो यानी हमारा y का मान आ चुका है। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में स्थापित कर सकते हैं, चाहे आप पहले में करो, चाहे दूसरे में करो, चाहे तीसरे में करो। लेकिन हम आपको एक राय देंगे, एक सलाह देंगे कि आप अधिकतर एक चर का मान आने के बाद समीकरण 3 में स्थापित करें, ताकि जल्दी मान आपको प्राप्त हो जाए। तो लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपको दिख रहा होगा। यह है हमारा समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 है आपका। तो इसमें स्थापित कर देते हैं। x बरोबर 14 माइनस वाई, इसमें स्थापित कर रहे हैं हम। तो x बरोबर हो जाएगा 14, और y का मान कितना आ रहा है हमारा, 5। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 14 में से 5 गए तो 9। तो यानी हमारे दोनों चरों का मान आ चुका है, एक का 5 और एक का 9, अर्थात y बरोबर 5 आ चुका है और x बरोबर 9। तो यह है प्रतिस्थापन विधि, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए। आपको 2 समीकरण दिए जाएगा, 2 में से किसी एक से तीसरा समीकरण प्राप्त करना है आपको। यानी पहले से प्राप्त करोगे तो दूसरे में रखोगे, और दूसरे से प्राप्त करोगे तो पहले में रखोगे। यानी किसी एक चर का मान आपको समीकरणों में स्थापित करना है। तो हमने पहले समीकरण से x का मान प्राप्त किया है, और इसको हमने पहले से प्राप्त कर लिया, इसलिए हमने दूसरे में रख दिया। तो लिख दिया हमने यहाँ पर x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में स्थापित करने पर। और प्राप्त करने के बाद
हमने इसका मान प्राप्त किया कितना 5, और इसको हमने समीकरण 3 में रख करके x का मान प्राप्त कर लिया 9। तो इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि को आराम से कर सकते हैं। और अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लीजिए, यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। s माइनस टी बरोबर 3 और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बरोबर 6। अभी हमने सीखा कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर में स्थापित करना है। तो आप कौन से समीकरण से किस में स्थापित करना चाहते हैं, पहले से या दूसरे से? पहले से। तो पहले से आप दूसरे में स्थापित करेंगे। तो लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s बरोबर प्लस माइनस संख्या क्या हो जाएगी, तो ये 3 प्लस हो गया आपका t। ये प्राप्त हो गया हमें तीसरा समीकरण। ये कौन से प्राप्त हुआ है, पहले से। तो रखेंगे कौन से में, दूसरे में रखेंगे। तो आइए अब हम इसको लिख देते हैं, s का मान समीकरण 2 में रखने पर करने पर। तो कर देते हैं इसका मान प्रतिस्थापित। लीजिए, यह है हमारा समीकरण नंबर 2, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बरोबर 6। तो हम इसके मान को प्रतिस्थापित कर देंगे, s को तो हटा देंगे और s के स्थान पर लिख देंगे हम ये कंप्लीट पूरा मान, यानी कि 3 प्लस t। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 प्लस t बटा 3 प्लस t बटा 2 बरोबर 6। संख्याएं कट जाए तो काट दें और नहीं कटे तो लघुत्तम से गुणा कर दें। तो फिलहाल कटने का कोई संभावना नहीं है इसमें, तो हम इसके लघुत्तम से इसको गुणा कर देंगे। तो लघुत्तम 3 और 2 का लघुत्तम है कितना, 6। तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो आइए 6 से गुणा करते हैं, यानी इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 2 बार। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t। इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो कितना आएगा 3t। और इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। समझ में आ गया होगा आराम से। तो इस प्रकार आप इसको गुणा कर लें। ये सिर्फ आपको गुणा समझाने के लिए किया गया है। वापस हमने समीकरण को सही कर दिया है। आइए अब हम इसको हल कर देते हैं। तो 2t और 3t कितने हो जाएंगे, 5t हो जाएंगे। बरोबर प्लस संख्या क्या हो जाएगी, माइनस। तो 36 में से कितने जाएंगे, 6। तो 5t बरोबर कितने प्राप्त होंगे, 30 होंगे। 36 में से 6 जाएंगे यानी कि 30। आप गुणा की संख्या किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो 30 में किसका भाग लगेगा, और कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी कि 30 में 5 का भाग 6 बार गया। तो हमें t का मान प्राप्त हो गया 6। अब t के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पहले में, दूसरे में या तीसरे में। लेकिन मैंने आपको एक सलाह दी है कि आप अधिकतर आप तीसरे में रखें ताकि आपको जल्दी मान प्राप्त हो जाए। तो लीजिए लिख देते हैं, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 आपको दिख रहा होगा, s बरोबर 3 प्लस t, यही है समीकरण 3। तो हम t को हटाकर कितने कर देंगे, कितने प्राप्त होंगे, 9। तो ये s का मान आ गया 9 और t का मान था 6। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 2 को भी आराम से प्रतिस्थापित कर दिया है। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो लीजिए, पहले का तीसरा, 2 हम कर चुके हैं। पहला है 3x माइनस वाई बरोबर 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y बरोबर 9। अब हम इन दोनों समीकरणों से एक तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे, या तो पहले से या दूसरे से। तो बताइए, पहले से। तो लीजिए समीकरण 1 से पक्षांतर कर देते हैं। x बरोबर, ये माइनस संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये गुणा की भाग हो जाएगी। तो ये तीसरा समीकरण यानी आराम से स्थापित कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये पक्षांतर करने में प्रॉब्लम है तो आप अलग से पक्षांतर देख सकते हैं। 3x माइनस वाई बरोबर 3, इसका पक्षांतर करेंगे हम
तो सबसे पहले 3x बरोबर ये माइनस संख्या इधर आकर प्लस हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस वाई, ये माइनस थी जो प्लस हो गई। और अब x बरोबर यानी गुणा की संख्या चल जाएगी आपकी इसमें भाग में, तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि माइनस की प्लस हो जाएगी और गुणा की भाग हो जाएगी। अभी हमने ये तीसरा समीकरण किससे प्राप्त किया है? पहले समीकरण से। तो हम रखेंगे किसमें? दो में रखेंगे। तो लीजिए हम x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं हम मान रखने पर। यह है हमारा समीकरण 2, 9x माइनस 3y बरोबर 9। हमें x का मान रखना है तो हमें x को हटा देंगे। ये लीजिए x हटा दिया हमने, और इसके स्थान पर लिखेंगे हम कितना? 3 प्लस वाई बटे 3 लिख दिया हमने, ये प्रतिस्थापित कर दिया है। संख्याएं कटती हो तो काट दो, नहीं कटती हो तो लघुत्तम से गुणा कर दो। तो फिलहाल हमारे पास देखने पर पता चल रहा है कि 3 से ये 3 बार कट रहा है, कोई दिक्कत? अब हम 3 से इसको गुणा कर देंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y माइनस y, 3y बरोबर 9। वट 3 में से 3 गया तो 0, ठीक है। आपके सवालों में यही लिख रखा है क्या? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर ऐसा लिख रखा है जांच कीजिए? हल कीजिए। याद रहे, समीकरण को देखने पर पता चल रहा है कि ये एक ही समीकरण है। लीजिए सवाल में देखिए आप, y से y काटने पर कितना आ रहा है? 0, और इधर 9 का पक्षांतरण करते हैं तो 9 माइनस 9, यानी कि ये भी 0 आ रहा है। अब अगर मान लीजिए सवाल में चर पद भी 0 है और अचर पद भी 0 है, इसका मतलब यह है कि इसका अनंत हल है, अनंत हल है। तो आइए एक बार जांच कर लेते हैं कि इसका अनंत हल है या नहीं। तो लीजिए a1 a2 बरोबर 3/9 यानी 1/3, b1 b2 बरोबर -1 और -3 बरोबर यानी 1/3, c1 c2 बरोबर -3 9। पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा ना उधर, तो 1/3। यहाँ a1 a2 बरोबर है b1 b2 बरोबर है c1 c2, अतः अनेक रूप से अपरिमित हल है। अतः दी गई समीकरण का अनंत हल है। जिनमें कोई हल नहीं होता है या अनंत हल होता है, उनमें प्रतिस्थापन विधि कार्य नहीं करती है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.2x प्लस 0.3y बरोबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बरोबर 2.3। आप चाहे तो दशमलव से भी कर सकते हैं और चाहे तो दशमलव को हटाकर भी कर सकते हैं। तीनों पदों में देखने पर पाया जाता है कि पॉइंट समान अंकों को छोड़कर लगाए गए हैं। अतः आप एक अंक छोड़ के लगाया गया है तो आप 10 से गुणा करके इसको हटा सकते हैं। तो आइए इसको हटा सकते हैं हम। समीकरणों को 10 से गुणा करने पर
10 से गुणा करने पर ये पॉइंट हट जाएंगे आपके। 2x प्लस 3y बरोबर 13 हो जाएगा, ये पहला समीकरण है आपका। और 4x प्लस 5y बरोबर 23, ये आपका दूसरा समीकरण है। यानी ये साधारण समीकरण हो चुके हैं। अब आप पहले या दूसरे समीकरण से तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो बताइए कौन से प्राप्त करना चाहते हैं आप? पहले से। तो लीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप इसका पक्षांतरण करें। x बरोबर प्लस संख्या क्या हो जाएगी? माइनस, यानी 13 माइनस 3y और गुणा की क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। तो प्लस की माइनस और गुणा की भाग। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब x का मान आपने कौन से समीकरण से प्राप्त किया था ये? तो किस में रखोगे? दूसरे में। यानी पहले से बढ़ाओगे दूसरे में रखोगे, दूसरे से बढ़ाओगे पहले में रखोगे। तो फिलहाल हम दूसरे में रखेंगे। तो लीजिए x का मान समीकरण कौन से में रख रहे हैं? अब हम 2 में रखने पर। तो रख देते हैं समीकरण 2 में। 4 इंटू ये x है, तो x को हटाओ और इसके स्थान पर ये कंप्लीट पूरा मान लिखेंगे हम। 13 माइनस 3y बटे 2 और आगे क्या है? प्लस 5y बरोबर 23। ये हमने मान स्थापित कर दिया है। अब आराम से कोई संख्या कट जाए तो काट दो, अन्यथा लघुत्तम से गुणा कर दो। तो फिलहाल तो कट रही है, ये 2 से कट रही है। 2 को गुणा कर देंगे, 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस कितना आएगा? बरोबर कितना आएगा? 23। अब 6y में से 5y जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का y। इधर ये प्लस संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 23 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के y बरोबर माइनस के 3। माइनस से माइनस काट देंगे तो y बरोबर कितना आएगा? 3। माइनस से माइनस काट देंगे तो y बरोबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y का मान समीकरण कौन से में रखना चाहोगे आप? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। यह है आपका समीकरण नंबर 3। तो हम यहां से y हटा देंगे और y का मान लिख देंगे कितना? 3। तो लीजिए x बरोबर 13 माइनस 3 और y को हटाकर हम कर देंगे 3 और बटा हो जाएगा 2। हल कर देंगे। 13 माइनस 3 दिया 9 और 13 में से कितने जाएंगे? 9। कितने बचेंगे? और 4 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 2। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापित विधि से y का मान 3 और x का मान 2 प्राप्त कर लिया। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 4 में देंगे हम 2 का भाग तो कितना आएगा? 2। तो इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया है ये y का मान 3 और x का मान 2। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अंडर रूट 2x प्लस 3y बरोबर 0 और अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 8y बरोबर 0 दिया हुआ है। यहां पर आपको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, लेकिन c नहीं दिया हुआ है। यानी अचर पद इसमें है नहीं। जब अचर पद है ही नहीं इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। तो समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिस्थापन विधि से करने जा रहे हैं हम। चाहे तो आप ऐसे कैसे भी कर सकते हैं और चाहे तो इनको साधारण समीकरण बना करके भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम इनका साधारण समीकरण बना सकते हैं। तो आइए साधारण समीकरण बनाने के लिए आप इसको लघुत्तम से गुणा कर दें। तो लीजिए लघुत्तम है इसका 6, तो हम 6 से गुणा कर देंगे इसको। 3x बटा 2 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसका ल से आ रहा है कितना? 6 आ रहा है, तो 6 से गुणा कर देंगे हम। तो 6 से गुणा करेंगे तो 3 बार कटेगा और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9x। अब हम 5y बटे 3 को किससे गुणा करेंगे? 6 से, तो ये 2 बार कटेगा और 2 से 5 गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10y। और अब 2 को हम किससे गुणा करेंगे? 6 से, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 12। तो ये पहला समीकरण है, साधारण समीकरण बन चुका है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर
इसके समीकरण नंबर 2 को भी हम लघुत्तम 6 से गुणा कर देंगे। तो x बटा 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 3x 2x कितनी बार कटेगा? तो यहां पर आएगा 2x। y बटा 2 को भी किससे गुणा करोगे तो कितनी बार कटेगा? तो ये 3y आ जाएगा। और 13 बटा 6 को भी किससे गुणा करोगे? तो 6 से 6 कटेगा तो कितना आएगा? तो ये हो गया आपका 13। तो इस प्रकार हमने दोनों समीकरणों के साधारण समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। जब भी आपको साधारण समीकरण प्राप्त करने हो और अगर भिन्न के समीकरण है तो लघुत्तम से गुणा करके उनको साधारण बनाया जा सकता है। तो आइए अब दोनों समीकरणों से हम एक तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो बताइए पहले से प्राप्त करोगे या दूसरे से? पहले से प्राप्त करोगे। तो लीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप अभी मैंने पक्षांतर करना बताया आपको। माइनस संख्या क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और गुणा की क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी को पक्षांतर करने में दिक्कत है तो आप नीचे देख सकते हैं। पक्षांतर कर रहे हैं हम 9x बरोबर ये माइनस की संख्या आपकी क्या हो गई? प्लस हो गई। और गुणा की क्या हो गई? आपकी भाग हो गई। ये लीजिए इस प्रकार आप पक्षांतर कर सकते हैं। संख्याएं आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए ये तीसरा समीकरण प्राप्त हो चुका है हमें। अब हम इसको किससे बनाए थे? और रखेंगे कौन से में? तो लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। तो यह है हमारा समीकरण 2x प्लस 3y बरोबर 13। तो हमें x का मान स्थापित करना है इसलिए इसको हटा देंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याएं स्थापित करने पर कोष्टक का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख देंगे यहां 10y माइनस 12 बटे 9। कोई संख्या कट रही हो तो काट दीजिए, अन्यथा लघुत्तम से गुणा कर दीजिए। तो लीजिए हम ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा कर देते हैं। 10 दूनी 20y, 12 दूनी 24 और 9 तिया 27 और 13 9 1 से 17। 13 9 117 यानी 13 को 9 से गुणा किया गया है। ठीक है। अब यहां पर y था तो 24y में से 20y जाएंगे तो कितना बचेंगे? 4y प्लस थी कि अरे प्लस थी ये 24 और 20 जुड़ेंगे तो कितने? ऐसा है क्या? अच्छा y नहीं था ये। वेरी गुड। 2 बार 2 24 था ये तो, और ये जुड़ेंगे 20 और 27 कितने हो जाएंगे? 57 47। अच्छा जोड़ गलत हो गया, चलो ठीक है। 47y बरोबर ये माइनस संख्या क्या हो जाएगी? प्लस। तो 117 में कितना जुड़ेंगे? 24। तो 117 में 24 जोड़िए कितने होंगे बताइए फटाफट। 141 के समथिंग हो रहा है, 51 हो रहा है। क्या बात करते हो? सही जोड़ो। 141 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जोड़कर देख लीजिए। 117 में 24 जोड़ेंगे, 7 और 4 11 का 1 आंचल की 1 2 और 1 3 और 1 4 141। लीजिए गुणा की संख्या किस में जाएगी? 141 में किसका भाग लगेगा? और कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और अगर देकर देखना चाहे तो आप देकर देख सकते हैं। ये 47 3 7 21 का 1 आंसर की 2 3 चौक 12 और 2 14 हो गया ना। तो कितनी बार गया? 3 बार। तो y का मान 3 आ गया। y का मान किस में रखोगे आप? 3 में। तो लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। यह है समीकरण 3 आपका। x बरोबर 10 y को हटा देंगे और 3 लिख देंगे -12 बटे कितने हैं? 9। हल कर देंगे हम यहां पर
10 तिया 30, और 30 में से कितने जाएंगे? 12 और बचेंगे कितने? 18 और 18 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? तो यह आ जाएगा आपका y बरोबर कितना आया? 2 x बरोबर 2 और y बरोबर 3। इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से आपका कंप्लीट पहला सवाल कर लिया है। और अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y बरोबर 11 और 2x माइनस 4y बरोबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बरोबर 3 है, mx प्लस 3 हो। यानी पहले हमको इसको हल करना है और उन मानों को इसमें स्थापित करना है। प्रश्न वही है जो आप पहले क्वेश्चनों में सीख चुके हो। फर्क इतना है कि ये 3 समीकरण लगातार दे दिए, तो पहले 2 को हल कर लो, आने वाले उत्तरों को तीसरे में स्थापित कर दो। तो आइए पहले इनको कर लेते हैं हल। 2x प्लस 3y बरोबर 11, यह आपका क्या है? पहला समीकरण। और दूसरा है आपका 2x माइनस 4y बरोबर माइनस के 24, यह है आपका दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों से आपको तीसरा समीकरण प्राप्त करना है किसी एक से। तो बताइए किससे प्राप्त करना चाहते हैं, पहले से या दूसरे से? तो लीजिए समीकरण 1 से x बरोबर प्लस संख्या क्या हो जाएगी? तो 11 माइनस कितने होंगे? 3y और गुणा कितने बटे कितने होंगे? 2, यानी गुणा की संख्या आ गई भाग में। यह आपका आ गया तीसरा क्वेश्चन, सॉरी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान कौन से समीकरण में रखोगे? 2 में। क्यों भाई? वेरी गुड, क्योंकि हमने पहले समीकरण से तीसरा प्राप्त किया है तो हम दूसरे में रखेंगे, और अगर दूसरे से प्राप्त करते तो पहले में रखते। तो आइए हम दूसरे समीकरण में लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं 2 इंटू ये मान देखिए आपका 11 माइनस 3y बटे 2 और माइनस 4y बरोबर माइनस के 24, ये मान रख दिया हमने। कट जाए तो काट दो, अन्यथा लघुत्तम से 2 से 2 गुणा कर दो। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? 11 माइनस 3y माइनस 4y बरोबर माइनस के 24। तो 4 3 7 तो y हो गया माइनस के, और इधर ये प्लस संख्या क्या हो जाएगी अब? तो 24 में माइनस के और 11 भी किसके हैं? माइनस के। तो बताइए 24 11 जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ेंगे। वेरी गुड, क्योंकि चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ा करती है लेकिन चिन्ह चेंज नहीं हुआ करता है। तो 24 और 11 कितने हो जाएंगे? माइनस के 35। तो y बरोबर गुणा की संख्या किस में चल जानी चाहिए? भाग में। और भाग में जाने के बाद किस में किसका भाग लगेगा? वेरी गुड, माइनस 35 में माइनस 7 का भाग लगेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बरोबर कितना आएगा? 5, यानी 7 का भाग 5 बार। अब y का मान किस में रखोगे आप? समीकरण 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है आपका x बरोबर 11 माइनस 3, y को हटाएंगे हम और y के स्थान पर क्या रखने वाले हैं? 5 बटे कितने आने वाले हैं? 2। तो 11 माइनस 5 दिया 15। अब 11 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे कितने? माइनस क्या? 4। अब माइनस के 4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस 2। इस प्रकार हमने y का मान प्राप्त किया कितना? 5, और x का मान प्राप्त किया कितना? माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए x और y का मान हम समीकरण 3 में स्थापित कर देते हैं जो आपको इसमें दे रखा है, ठीक है? तो लीजिए समीकरण y बरोबर mx प्लस 3 में x व y का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा y बरोबर mx प्लस 3, यही था। तो इसके स्थान पर रख रहे हैं y का, तो कितना आ रहा है देखो? 5 बरोबर m का x का कितना आ रहा है? -2। तो ये -2 प्लस 3, तो हम गुणा कर देते हैं। 5 बरोबर m को 2 से गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। पक्षांतरण कर देते हैं
3 को उधर ले जाएं, हाँ। चलिए ले चलते हैं, या इसको इधर ले जा दिए, 2m माइनस के थे जो किसके हो गए, प्लस के हो गए, और 5 प्लस के जो किसके हो जाएंगे, माइनस माइनस के। तो 2m बरोबर हो जाएगा 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2, और m बरोबर हो जाएगा गुणा की संख्या भाग में दे देंगे हम, तो कितना आएगा, -1। तो ये m का मान आ गया। उसने m का मान ही पूछा था, देखो यहां पर लिख रखा होगा, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बरोबर mx प्लस 3 हो। तो m का मान है -3, 1। तो ये 2m बरोबर 3 माइनस 5, 5 में से 3 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, और गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, 2 में 2 का भाग देंगे तो -1। तो m का वह मान हमने प्राप्त किया कितना, -1। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.2 के लगातार 2 क्वेश्चन प्राप्त कर लिए हैं और प्रतिस्थापन विधि को सरल तरीके से समझ लिया है, और इसके आगे के सवाल हम प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।